हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग पॉलिटिकल साइंसेस की जो सीरीज है उसको यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। यूनिट 7 से आज का टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं। यूनिट 7 से आज का टॉपिक है हमारे पास में केक। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस और देन पेपर फर्स्ट के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। 2999 में यहाँ पर क्लासेस आपको मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस की। वहीं 1499 में यहाँ पर पेपर फर्स्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। एमपी सेट नेट और देन अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को धार देने के लिए, नई दिशा देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास में केक। केक का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 148 से लेकर 151 में किया गया है। ठीक है, ये केक होता क्या है? तो केक का फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, सरकार के पास पब्लिक का बहुत सारा फंड होता है। इस पब्लिक फंड की कस्टडी जो है वो किसके हाथ में होती है? उसका एक तरह से ऑडिट करना, अकाउंटिंग करने का काम जो करता है वो हमारा केक करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। तो जो भी हमारा सार्वजनिक धन है, पब्लिक डेब्ट है, इन सब को यहां पर प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, इसकी कस्टडियन की जिम्मेदारी जो है हमारा केक देखता है। और यहां पर एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देके गए थे कि यहां पर 19वीं सदी जो थी, 19वीं सदी यहां पर राजनीति की मानी जाती है। तो 19वीं सदी को कहते हैं राजनीति की। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 19वीं सदी में मुख्य रूप से जो प्रबल बल दिया गया था वो धर्म पर दिया गया था, राजनीति से ज्यादा। 20वीं सदी में जो मुख्य भूमिका थी वो थी यहां पर राजनीति की। और 21वीं सदी जो वर्तमान चल रही है, 21वीं सदी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर 21वीं सदी से मतलब यहां पर है 2000 से 2100 के बीच का जो ड्यूरेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ये है मुख्यतः वित्त की, अर्थ की, माने सारे सामाजिक संबंधों का निर्धारण वित्त से होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व में वही देश ज्यादा पावरफुल रहेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसलिए अगर आप देखें तो अमेरिका एक वर्ल्ड की यहां पर इकोनॉमिक रूप से मजबूत होने के कारण विश्व की महाशक्ति के रूप में गिना जाता है। अभी चाइना के बारे में भी यही कहानी है कि चाइना भी यहां पर महाशक्ति के रूप में दर्ज हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के लेवल पर वर्ल्ड की सेकेंड सबसे बड़ी है। तो जो देश आर्थिक रूप से यहां पर मजबूत रहेगा वही देश यहां पर वर्ल्ड पर राज करेगा। इसलिए हमें वित्त का दुरुपयोग रोकना है, और यह सार्वजनिक मामलों पर भी है और व्यक्तिगत मामलों पर भी। तो वित्त संबंधी मामलों को यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कस्टडियन के रूप में, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में हमारे पास एक संस्था है जिसको हम कहते हैं केक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस पूरे टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाले सेशन में पहले हम आर्टिकल्स भी देखेंगे क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनने के चांसेस है। फिर इसकी पूरी कहानी, इसका अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट्स, किस तरह से इसको हटाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को भी समझेंगे, इसके कार्य देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरे फैक्चुअल डाटा के साथ पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए एक एक आर्टिकल को पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहला आर्टिकल हमारे पास में 148, और 148 आर्टिकल में यहां पर केक का वर्णन किया गया है कि केक नाम की एक संस्था होगी जो भारत का जो लेखा विभाग है उसका प्रमुख रहेगा, और साथ ही ये एकल सदस्य संस्था, माने इस सदस्य संस्था में एक ही व्यक्ति हेड होगा जिसका नाम रहेगा केक। तो ये एकल सदस्य संस्था है। केक का वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में मिलता है। 149 में इसके कार्यों, शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो अपॉइंटमेंट होता है 148 के थ्रू, और देन इसके कार्य व शक्तियों का वर्णन किया गया है यहां पर किस आर्टिकल में? यहां पर 149 में। वही 150 आर्टिकल की बात करें तो इसमें संघ तथा राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, ये कैसा रहेगा ये डिसाइड करता है, संघ के लेखाओं का प्रारूप निर्धारित करता है राष्ट्रपति जी केक के परामर्श पर। वही राज्य के लेखाओं का प्रारूप यहां पर निर्धारित करता है राज्यपाल केक के परामर्श पर। 151 में इसकी रिपोर्ट के बारे में बात की गई कि केक का जो रिपोर्ट रहेगी वो किसे सौंपी जाएगी। ठीक है, तो केक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जिसे वो संसद में रखवाते हैं। अच्छा, केक की रिपोर्ट की जांच करने के लिए संसद में एक समिति होती है जिसको आप बोलते हैं लोक लेखा समिति। इसीलिए कभी कभी लोक लेखा समिति और को यहां पर केक का मित्र कहा गया, या केक जो है लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी सेशन को शुरू करते हैं हम लोग।
हम लोग बात करने वाले हैं केक के बैकग्राउंड के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हमारे यहाँ पर महालेखाकार कार्यालय जो है ये बनाया गया था सर्वप्रथम 1858 में। यहाँ पर केनिंग नाम का एक व्यक्ति था जो वायसराय था, उसके कार्यकाल में यहाँ पर जो पहली बार महालेखा कार्यकाल जो था, महालेखाकार कार्यालय वो स्थापित सृजित किया गया था। तो महालेखाकार कार्यालय हमारे यहाँ 1858 में सृजित किया गया। इसका नाम 1866 में बदलकर हमने क्या कर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। साथ ही 1884 में इसका नाम हमने कर दिया प्रॉपर जो वर्तमान है केग नाम जिसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये नाम कब किया गया, 1884 में। तो हमारे 1858 में ये बना है, 1866 में इसका नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किया गया। वही 1884 में इसका जो वर्तमान नाम है केग वो मिलता है। इसके बाद की कहानी हम लोग देखें तो यहां पर इसको 1919 के अधिनियम द्वारा हमने लीगल स्टेटस दे दिया है, वैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 1919 के अधिनियम से इसको हमने सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके लीगल स्टेटस दे दिया है। वही 1935 के अधिनियम से प्रांतीय लेखा परीक्षकों के गठन की बात की गई है। माने 1935 के अधिनियम से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रांतीय स्तर पर भी हमने यहाँ पर लेखा परीक्षक बनाने की बात की गई है। एक बात ध्यान रखना, केक के मुख्यतः दो कार्य हैं। दो कार्य कौन कौन से हैं, एक काम होता है इसका लेखांकन, लेखांकन को आप इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग। तो एक इसका काम है अकाउंटिंग का, और एक होता है लेखा परीक्षण, इसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। लेखांकन का मतलब है एंट्रीज करना, हमारे जो लेखा है उसका निर्माण करना, सारी एंट्रीज करना लेखांकन कहलाता है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी अकाउंट्स की एंट्रीज वगैरह करने का काम भी करता है, और उसकी जांच करना कहलाता है लेखा परीक्षण। तो यहां पर ये लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का काम करता है। परंतु 1976 से हमने क्या किया, यहां पर इसके लेखा परीक्षण का जो कार्य था वो यहां पर रखा गया है और बाकी लेखांकन का कार्य छीन लिया गया। माने अब केंद्र सरकार के खातों का केवल ये क्या करता है, जो हमारी केंद्र सरकार है उसके खातों का लेखा परीक्षण करता है, लेखांकन नहीं करता। 1976 से पहले दोनों काम कर रहा था, ये बात ध्यान रखनी है। 1976 से पहले ये लेखांकन भी करता था, लेखा परीक्षण भी करता था। परंतु 1976 के बाद स्टेट लेवल पर तो ये दोनों काम कर रहा है, परंतु केंद्र लेवल पर केवल क्या कर रहा है, लेखा परीक्षण। तो केंद्र सरकार के लेखा परीक्षण का काम करता है, जबकि राज्य सरकार के लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम कर रहा है। ठीक है, राज्य स्तर पर इसके सहयोग के लिए कुछ संस्था बताई गई है। तो यहाँ पर महालेखाकार कार्यालय हमारे यहाँ बनाया गया है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई है 1985 में। तो 1985 में जो ग्वालियर में महालेखाकार कार्यालय की स्थापना की गई वो इसके सहयोगी संस्था के रूप में काम करती है। माने राज्य स्तर पर केक की सहयोगी संस्था जो है वो महालेखाकार कार्यालय है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने प्रांतीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की, इसका प्रावधान किया। स्वतंत्रता के पश्चात आर्टिकल 148 में हमने केक का प्रावधान किया है। तो 148 से लेकर 151 आर्टिकल तक इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ष 1958 में हमने केक के अधिकार क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया। तो जम्मू कश्मीर भी केक के अधिकार क्षेत्र में आ गया। माने जम्मू कश्मीर राज्य का जो लेखा परीक्षण लेखांकन का कार्य है वो भी केक करेगा। केंद्र ने एक अधिनियम पास किया है, केग कर्तव्य शक्ति सेवा शर्त अधिनियम 1971, ये बनाया है जिसको लागू किया गया 76 में। अब 76 में लागू किया गया है। तो हमने अभी बात की थी कि इस अधिनियम द्वारा केक को हमने केंद्र सरकार के मामले में यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेखा परीक्षण का काम दे दिया है, लेखांकन का काम छीन लिया गया, ये ध्यान रखना है। जबकि राज्य सरकार के मामले में दोनों जिम्मेदारी दे रखी है। ठीक है, तो 76 से पहले दोनों काम कर रहा था, लेखांकन और लेखा परीक्षण, परंतु 76 के बाद केवल वो लेखा परीक्षण कर रहा है, केंद्र का राज्य का दोनों काम कर रहा है। इसके अलावा वर्ष 1976 में केग अधिनियम जो हमने 1971 में पारित किया था, इसमें संशोधन कर केग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया। माने इसको हमने अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, ये ऑडिट करने का काम करेगा।
इसके अलावा बात करें तो थोड़ा सा हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसकी कुछ बेसिक जानकारी बनाई है और उसके बाद फिर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान में इसका स्थान है आर्टिकल 148 में, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसका नेचर कैसा है, स्वरूप कैसा है, तो इसका नेचर है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। वहीं इसका गठन किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो 148 आर्टिकल के थ्रू होता है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, केग का। केग नाम की संस्था में एक ही व्यक्ति होता है, उस हेड को भी केग ही बोलते हैं ना। उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर या मुख्यतः जो प्रधानमंत्री उनके परामर्श पर करता है, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। कार्यकाल जो होता है इसका वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर दिन 65 वर्ष की आयु हो जाए, उससे पहले जो भी हो, ठीक। साथ ही इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो संसद द्वारा किया जाता है। ये अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो प्रेसिडेंट को देते हैं, वहीं रिपोर्ट अगर देंगे तो ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। हमारे प्रथम केग का नाम है वी नरहरि राव और वर्तमान जो हमारे केग है ये 15वें केग है, उनका नाम है के संजय मूर्ति। तो हमारे अभी वर्तमान में जो केग है उनका नाम है के संजय मूर्ति। वी नरहरि राव नाम के व्यक्ति थे जो हमारे पहले केग कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, केग एक संवैधानिक व स्वायत्त संस्था है। इसका हमने बात की कि किस पार्ट में है, भाग 5 के आर्टिकल 148 से 151 में इसका आर्टिकल है। और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का मुखिया, ये लाइन ध्यान रखिएगा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का ये मुखिया होता है और भारत के लोक वित्त का ये संरक्षक है और संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का ये कंट्रोलर होता है, कंप्ट्रोलर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, भारत की जो लेखा प्रणाली है उसके संरक्षक के रूप में काम करता है, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में काम करता है और लेखा विभाग के मुखिया के रूप में ये काम करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर केग का जो है नियंत्रण वो केंद्र राज्य दोनों स्तरों पर होता है। केग संसद और संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी गई है उसके थ्रू वित्तीय प्रशासन संभालता है और ये एकल सदस्यीय संस्था है, माने इसमें एक ही सदस्य होता है जिसका नाम भी केग ही है, ठीक। केग का अपॉइंटमेंट कैसे होता है उस पर भी बात करेंगे यहां पर। तो केग जो होता है ये महालेखा परीक्षा विभाग का संवैधानिक हेड है और इस विभाग के अन्य अधिकारी केग के अधीन में ही काम रहकर करते हैं। भारत के अन्य राज्यों में केग के अभिकर्ता के रूप में कई अकाउंटेंट जनरल, इसी को हम बोलते हैं महालेखाकार कार्यालय या महालेखाकार, अपॉइंट किए जाते हैं जो राज्य सरकार के लेखाओं की जानकारी केग को देते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें केग के अपॉइंटमेंट के बात करते हैं तो केग का अपॉइंटमेंट यहां पर प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। केग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ही उसको शपथ दिलाता है। तो केग का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा होता है, हालांकि राष्ट्रपति जी अपनी स्वेच्छा से नहीं करते, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। और राष्ट्रपति के हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, माने राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण नहीं करता, इसका कार्यकाल फिक्स है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। केग को अपने पद की जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो केग को अपने पद की शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। और मैंने कार्यकाल आपको भी बताया 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये पद धारण करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, केग को अगर किसी भी समय अगर पद से हटाना हो तो हटाने के लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा ना। हालांकि केग अपनी मर्जी से भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे सकता है। तो अगर केग को अगर समय से, कार्यकाल से पहले अपना पद छोड़ना हो इन केस किसी भी सिचुएशन में, तो वो समय से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देकर पद मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा साबित कदाचार या असमर्थता एक बेसिस है कि हमारे पास में 2 आधार है, उस आधार पर इसको हटा सकते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केग को पद से हटाया जा सकता है, बट हटाने के लिए संसद में एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके हटाया जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करके केग को पद से हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो हटाने के लिए पहले तो आपको ये आधार क्या बताए गए, उसी रीति और उसी आधार से हटाए जाते हैं जिस आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, है ना। कैसे हटाएंगे मैं थोड़ा सा एक डिस्क्राइब कर देता हूं प्रोसीजर, ताकि आपको थोड़ा वो भी ध्यान रहे। तो ध्यान रखिएगा, आधार 2 है, साबित कदाचार और देन असमर्थता, है ना। इसके बेसिस पे हटाना हो तो संसद हमारी 2 हाउस से मिलकर बनी है, एक लोकसभा, दूसरा क्या है, राज्यसभा। किसी भी हाउस में इनको हटाने का प्रस्ताव
लाया जा सकता है। लोकसभा में इनकेस लाना है तो 100 मेंबर लोकसभा के लाएंगे, और राज्यसभा में लाना है तो कितने मेंबर लेके आएंगे? 50। लोकसभा में मान लीजिए सपोज करिए पहले प्रस्ताव आया, कहीं पे भी लाया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा में आए, पर मान लीजिए लोकसभा में हमने शुरुआत की तो कितने मेंबर लेके आएंगे? 100 मेंबर। अब लोकसभा में ये प्रस्ताव लेके आए 100 मेंबर लोकसभा के, ये प्रस्ताव जो लोकसभा का स्पीकर है उसको दिया, ठीक। अब लोकसभा स्पीकर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है और देन डिनाई भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो वो एक कमिटी बनाता है जो इसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसकी जांच करने के लिए। इस कमिटी में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, साथ ही एक कानून का जानकार माने लीगल एक्सपर्ट। ये 3 लोग इसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उसकी जांच करता है। इस कमिटी के समक्ष वो अपना पक्ष रख सकता है ना, तो इसके समक्ष वो अपना पक्ष रख सकता है और ये 3 लोग उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उसकी जांच करता है। जांच करने के बाद ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देती है और वो लोकसभा स्पीकर रिपोर्ट जो है सभी मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर प्रॉपर डिस्कशन होता है। अगर स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से अगर मान लीजिए लोकसभा से ये पास हो गया तो फिर जाएगा दूसरे हाउस में माने राज्यसभा में, और राज्यसभा ने भी स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया, 2/3 बहुमत जिसको आप बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी, तो देन फिर आएगा प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे केग यहां से पदमुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों को हटाना हो तो यही प्रोसीजर है। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे यहाँ का उसको हटाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वही प्रोसीजर आपको यहाँ भी है, ठीक। इसके बाद इनके वेतन भत्ते वो संसद डिसाइड करती है और इनके वेतन भत्ते जो है वो अपॉइंटमेंट के बाद किसी प्रकार के चेंजेस में नेगेटिव चेंजेस नहीं कर सकते। इनके वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के इक्वल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में अगर आप देखें तो 2,50,000 रुपए इतना वेतन इनको मिलता है, और ये भारत की संचित निधि पर चार्ज एक्सपेंडिचर है, माने भारित व्यय है। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर एक बार भारित व्यय सिद्ध हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती, संसद में उस पर बहस हो सकती है पर कमी के लिए मतदान नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखना, ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक। इसके अलावा बात करें हम यहां पर सेवानिवृत्ति के पश्चात ये गवर्नमेंट के अंडर कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, माने रिटायरमेंट के बाद ये भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई पद धारण नहीं कर सकता। लेखा परीक्षा लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और केग की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो केग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। इसका मतलब ये है केग की सेवा शर्तें तो आपको पता है संसद डिसाइड करेगी, पर केग ऑफिस में जो काम करने वाले अदर कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण प्रेसिडेंट करते हैं, बट किससे परामर्श से? केग के परामर्श से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं केग के जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी उसको आवश्यकता है, जो भी व्यय वो खर्च करना चाहते हैं, वो यहाँ पर उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों का और उसके संबंध में पे सभी वेतन भत्ते पेंशन है जो भारत की संचित निधि पर भारित होगी। माने केग का जो भी एक्सपेंडिचर है वो भारत की संचित निधि से पे होगा। तो केग के डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे कर्मचारी हो या केग जो भी एक्सपेंडिचर करेगा वो कहां से होगा? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर केग की शक्तियां और देन कर्तव्यों के बारे में। आर्टिकल स्पेशली ध्यान रखिएगा 149 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। क्या करता है? तो हमारी जो संचित निधि है उस पर होने वाले जो भी हमारे खर्चे हैं केंद्र या राज्य सरकारों के, उसका ध्यान रखना है। उससे जो भी खर्च होते हैं उसका ऑडिट भी यही करता है। आपको एक जानकारी दूं कि हमारे पास में 3 तरह के फंड है। एक है हमारे पास में 266 एक 266(1) में है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। वहीं 266(2) में हमारे पास में पब्लिक अकाउंट फंड माने लोक लेखा निधि, इसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट फंड, इसको डिस्क्राइब किया गया है। और 267 या 267 जो आर्टिकल है इसमें हमारा कंटेंजेंसी फंड है, आपातकालीन निधि, कंटेंजेंसी फंड।
तो इनसे जो भी एक्सपेंडिचर हम करेंगे, माने संचित निधि, लोक लेखा निधि और देन हमारी आकस्मिकता निधि, या आप कह सकते हैं आपातकालीन निधि, है ना, इसको आकस्मिकता निधि भी बोलते हैं ना, इससे जो भी हम लोग खर्च करेंगे उन सब खर्च का ऑडिट करने का काम केक करता है। ठीक है, तो हमने वही लिखा है कि भारत के जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के सभी खर्चे हैं कंसोलिडेटेड फंड से, उसका ऑडिट करता है। भारत की जो कंटिजेंसी फंड है और लोक लेखा निधि, उससे जो खर्च हो रहा है उसका ऑडिट करता है ये। इसके अलावा बात करें राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है और यूटी जहां विधानसभा, उसके खर्चों का भी ऑडिट करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य अथॉरिटी के लेखाओं का भी ये ऑडिट कर सकता है, जैसे हमारे स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरीय निकाय। केग राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन इकट्ठा करता है और उसका ऑडिट भी करता है। हालांकि 76 से केंद्र सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण के कार्य से मुक्त कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है, ऑडिट करने का काम करता है। ठीक है, साथ ही अगली बात करें तो ये क्या काम और कर रहा है, किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ हानि की जांच करता है। सरकार के सभी विभागों की जो जमा पूंजी उसका ऑडिट करता है। सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच करता है और जो भी हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनके खर्चों की भी ये जांच करता है। साथ ही केग समस्त सरकारी खरीद बिक्री की जांच करता है। सरकार जो भी चीजें खरीदती है, बेचती है, उनका भी ऑडिट ये करता है। ये देखता है कि इनमें कितनी मितव्ययिता बढ़ती गई है। मितव्ययिता का मतलब है कितना कम पैसे में सब चीजें की गई है, अनावश्यक खर्च तो नहीं किया गया है। ये चीजें ऑडिट करने का काम करता है। कि एक सरकार की समस्त जो भी उनके पास में इनकम आ रही है उसकी भी जांच करता है। देखता है कि टैक्स और देन रेवेन्यू से जो भी कलेक्शन आ रहा है उसमें नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, ये भी देखता है। साथ ही यहां पर केग जो है किसी कर या शुल्क के जो भी आया गया है या जो भी हमारी इनकम है उसका निर्धारण और प्रमाणन करता है। और यहां पर आगम का अर्थ क्या है, कर या शुल्क की ऐसी प्राप्तियां जिनकी संग्रहण की लागत सम्मिलित ना हो। केग समी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनकी खर्चों की भी जांच करता है। इसके अलावा बात करें केग द्वारा स्वायत्त निकायों के लेन देन, प्रारंभिक रिकॉर्ड, खाते, रजिस्टर्ड, इन सबके प्रतिवेदन की जांच करता है। हमारे मंत्रालयों द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है उनके ये ऑडिट करता है। केग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर भी जांच करता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल करती है जिनने लोक वित्त प्रबंधन का उल्लंघन किया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो केग की वजह से प्रकाश में आएंगे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम का मामला है, कोयला घोटाला है। ये सब मामलों को हाईलाइट करने वाला केग है। तो केग की वजह से यहां पर जो है बहुत सारे लोगों को, अपराधियों को जेल में डाला गया है, क्योंकि जो करप्ट लोग हैं उन सब मामलों को ये ऑडिट करता है। तो जो गड़बड़ हुई है उसकी जांच करता है, उसको प्रकाश में लाता है और सरकार फिर उस पर एक्शन लेती है। ठीक है, इसके अलावा केग जो है और भी चीजों का ऑडिट करता है। कौन कौन सी, वे सभी निकाय, प्राधिकरण जिन्हें केंद्र सरकार से ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलता है, उन सभी अथॉरिटीज का ये क्या करता है, ऑडिट करता है। सरकारी कंपनियों के आय और व्यय का ऑडिट करता है और सभी चीजों जिनका ये कहा जाए उन सब चीजों का ऑडिट करने का काम करता है। ठीक है, केग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे कहां रखवाते हैं, संसद में। ठीक है, मैंने आपको बताया था संसद में एक समिति है लोक लेखा समिति। ठीक है, ये भी बता देता हूं थोड़ा सा। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी बोलते हैं ना, लोक लेखा समिति को शॉर्ट में बोला जाता है PSC। और इस लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितने मेंबर है टोटल, 22। इसमें से 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से। ठीक है, ये जो लोक लेखा समिति है ये केग के रिपोर्ट की ऑडिट करने का काम करती है, माने केग की रिपोर्ट की जांच करती है कि वो रिपोर्ट सही है या नहीं। और इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष से होता है, अपोजिशन का जो लीडर होता है, अपोजिशन से कोई नेता इसका अध्यक्ष बनता है, गवर्नमेंट साइड से नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इसलिए आपने कभी सुना हो तो विपक्ष वाले जब भी लगता है कि सरकार ने किसी मामले में कोई गड़बड़ की है तो वो कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाओ और उसके थ्रू ऑडिट करवाओ, जांच करवाओ। तो केग की रिपोर्ट जो है उसका जांच करने का काम संसद में कौन करता है, लोक लेखा समिति।
तो केग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी उसे संसद में रखवाते हैं, संसद में फिर एक कमेटी हमारे पास में जिसका नाम है यहाँ पर लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति केग की रिपोर्ट का यहाँ पर ऑडिट करती है, जांच करती है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका एक नाम पड़ जाता है, केग को संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके मित्र व मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इसको मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है। किसका मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति का। ठीक, एक बात और ध्यान रखना है, केग के कार्यों को लेकर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि केग के जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम की है। पोस्टमार्टम का मतलब क्या है? पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि ये कोई भी मामला हो जाता है, उस घटना को जब होती है तब जांच नहीं करता, घटना घटने के बाद जांच करता है। जैसे पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति मर जाता है। तो पोस्टमार्टम मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है। पर हाँ, वो कारण हमें पता चल जाता है कि किस कारणों से उन व्यक्ति की डेथ हुई, ताकि आगे इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाए। ठीक, यही काम इसका है कि जो भी गड़बड़ हो रही है उसको तो रोक नहीं सकता है, गड़बड़ होने के बाद जांच करता है। ये उन कारणों को बता देगा जिससे आगे होने वाली गड़बड़ों को रोका जा सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो इसके कार्यों को कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पोस्टमार्टम का काम करता है बस। ठीक है, केग का संसद के साथ क्या रिलेशन है? तो संसद का ये एजेंट, अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट होता है ना, उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। यह क्वेश्चन यहां से फेमस बनता है कि केग किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के प्रति। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षण हेतु ये ट्रेनिंग भी देता है। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में केग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, माने कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री स्पेशली यहां केग का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता किसी भी हाउस में, और कोई मंत्री उसके द्वारा किसी के कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से केग है, मतलब अभी तक कितने बने हैं। टोटल मैंने आपको बताया था 15 बन चुके, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। लिस्ट हमारे पास में दी गई है। सबसे पहले केग थे हमारे वी नरहरि राव, सेकेंड थे ए के चंद्रा, है ना। ड्यूरेशन भले याद ना रहे पर आप नाम याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। वी नरहरि राव, ए के चंदा, ए के राय, एस रंगनाथन, ए बख्शी 5वें नंबर के थे। छठे पे थे ज्ञान प्रकाश, 7वें थे टी एन चतुर्वेदी, और हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर सी जी सोमैया नाम के व्यक्ति थे, 8वें केक थे हमारे। साथ ही अगर बात करें तो 9वें केक थे हमारे वी के शुंगलू, 10वें थे वी एन कोल, 11वें विनोद राय। विनोद राय साहब बड़े फेमस रहे। क्यों फेमस रहे हैं? क्योंकि यूपीए सरकार के समय यही केक थे यूपीए सरकार के घोटालों को उजागर करने वाले। मैंने भी आपको बताया 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन, कॉमनवेल्थ, इन सबको प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति यही थे। इसके बाद शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, और अभी लेटेस्ट जो है 15वें नंबर के, इनका नाम है के संजय मूर्ति। इतना याद रखना है। ठीक, अब थोड़ा सा हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से बना हुआ देखिए। भारत के केक का प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो संविधान के किस पार्ट में केक का वर्णन है, आपको ये बताना है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बात की है, पार्ट 5 आर्टिकल 148 से 151। तो इसका आंसर रहेगा ए, भाग 5। इसके बाद हम लोग बात करें यहां पर भारत के केक की वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? हु डिटरमाइंस द सैलरी अलाउंस एंड द अदर सर्विसेज कंडीशन ऑफ द केग? तो ऑप्शन से प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट और देन प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्लियामेंट। अभी हमने थोड़ा सा देखा इसको। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। महालेखाकार का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वॉज द नेम ऑफ द ऑडिटर जनरल चेंज द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो ये नाम किया गया है, ऑप्शन है आपके पास में 1866, 1868, 1876, देन 1890। तो इसका सही आंसर है ए, 1866। इसके बाद दिया गया है हमारे पास में अगला प्रश्न, केग किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? द केग इज अकाउंटेबल टू हुम? प्राइम मिनिस्टर,
पब्लिक अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर रहेगा पार्लियामेंट। मैंने अभी आपको हाईलाइट भी किया था इस बारे में कि पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास में केग का कार्यालय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द केग? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर एंड देन 7 ईयर। तो इसका आंसर रहेगा 6 ईयर। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हमने मानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत केग का प्रावधान किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द केग मेड? आर्टिकल 146, 147, 148 या देन 149? तो इसका आंसर रहेगा 148। ठीक है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक टॉपिक से हो जाएगा। अगर आपने ये पीपीटी अच्छे से पढ़ी है, ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छे से देखा है, तो आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, बट आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें, ये शर्त आपके साथ लगी हुई है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस अगर आपको और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस मैंने आपको बताया, अभी ऑफर प्राइस चल रही है दिवाली तक, 2999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ व राज्यों के लेखे किस प्रारूप में लिखे जाएंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द केग या पार्लियामेंट या देन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन? इसका सही आंसर है केग की सलाह पर प्रेसिडेंट द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का केग नहीं रहा है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन केग नहीं रहा। ए बख्शी, टी.एन. चतुर्वेदी, ए के चंदा या शशिकांत झा? इसका आंसर है शशिकांत झा। शशिकांत शर्मा रहे हैं, है ना? ठीक है, तो ये आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने आज के सेशन में केग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे उस पर भी बात की, केग से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपनी पॉलिटिकल साइंस की स्पेशली एमपी सेट, नेट एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल एग्जाम प्लेस के प्लेटफॉर्म पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।